बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्लास 9th। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। इसमें से हमने यूनिट मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिफाई करने हैं, रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, कॉलम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है और नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास 4 किस्म के मैट्रिसेस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस हैं या जो पार्ट्स हैं इनमें से कौन कौन सी टाइप है ये। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये करना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन देख लेनी चाहिए, ताकि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि असल में ये वाले जो मैट्रिसेस हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो गिवन हमारे पास क्वेश्चंस हैं या जो पार्ट्स हैं ये हमने सॉल्व कैसे करने हैं। तो अभी प्रीवियस अगर हम पेज पे चलें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में एक रो हो तो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑर्डर के बारे में पढ़ा था जिसको हम m/n से शो करते थे। m रोज को शो कर रहा था और n कॉलम्स को। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें तो गलत नहीं होगा कि r जो है ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। या हम राइट करें यहाँ पे m इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर उसमें एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास n जो है हर वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें n इक्वल किसके होगा, 1 के, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल में भी हमें वही मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें n जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पे ये देखें m/n लिखा हुआ है, ये यहाँ पे m है और ये हमारे पास n है। ये तो n इक्वल किसके है, 1 के, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो यही वाला क्वेश्चन में एक और टाइप के बारे में से पूछा है कि नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ईच एलिमेंट इज जीरो या इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। अगर हर एक एंट्री जो है वो जीरो होगी, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये भी जीरो, सारे एलिमेंट्स ये भी जीरो, यहाँ पे चाहे वो किसी भी किस्म का मैट्रिक्स हो उसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अगर जीरो होंगे तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। यानी या उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको। इसी तरह इसी हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ यूनिट मैट्रिक्स का नाम यूज किया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही चीज़ है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर किसी भी हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज अगर 1 हो तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ये देखें, और इसको आई से शो किया जाता है, ये स्पेशल इसका नेम है, इसको आई से शो करना है हमने, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, यहाँ पे तो ये क्या है, 1 है सारे। यहाँ पे देखें ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस वाले मैट्रिक्स के, तो ये भी क्या है, 1 है। तो ये कुछ थोड़ी सी इसकी मैंने मुनासिब समझा कि आपको डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दें ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो हमारे पास मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो तो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ये वाला क्या हो रहेगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स। तो इसको हम राइट कर सकते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बी की बात अगर हम करें तो बी में क्या है, हमारे पास 1 रो है, ठीक है। तो हमने ये भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में रो 1 हो, सिर्फ 1 रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसको लिखेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। और ये अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है हमारे पास, इसमें जस्ट 1 कॉलम है, ठीक है। रोज ज्यादा हो सकती हैं, इससे हमें गर्ज नहीं है इस चीज से। तो यहाँ पे देखें कॉलम सिर्फ 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें डी वाले पार्ट की, तो यहाँ पे देखें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज अगर हमारे पास 1 हो तो वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो इसको हम राइट कर देंगे यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे जस्ट मैं यूनिट राइट करता हूँ और ये मैट्रिक्स तो ऑलरेडी है। ये ई हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट 0 है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ राइट करते हैं ये नल मैट्रिक्स।
एफ वाला देखें, इसमें 1 कॉलम है तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स राइट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये कहा गया है हमें कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, कौन कौन से आइडेंटिफाई करने, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस पहले हमें पता होनी चाहिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहली बात कि इसमें m जो है वो इक्वल होता है n के। ठीक है जी, दूसरी बात क्या है इसमें लिखी गई, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, यानी उसकी एक एंट्री कम से कम, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, जैसे ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली यहाँ पे आपको रेड कलर से जो लाइन नजर आ रही है, इनमें से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल होती हैं वो कंपलसरी जीरो, वो मस्ट है कि वो जीरो हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाली, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल है उनके ऊपर नीचे, यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, हालांकि ये भी जीरो है, लेकिन उसने कहा था एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन जीरो हो, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो नीचे वाली, यानी यहाँ पे ये नॉन जीरो और ये 3 भी नॉन जीरो है। तो ये भी क्या है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है ये। इसके बाद अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें कुछ इस तरह से दी गई है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वही स्केलर हो सकता है। ठीक है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ, अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। यानी ये वाली बात जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। ये लाइन जो है वो इसको कट कर रही है, मैं इसको नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। जी, डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, और क्या होंगी, नॉन जीरो। तो अगर 0 0 होते तो वो भी सेम हो सकते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होंगी। ठीक हो गया जी, अगर 0 0 होगी फिर तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा वो। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने हमें ये दे दिया, देखें इसमें के, ये के और ये भी के, ये डायगोनल हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, और एंट्रीज इसमें के हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, और ये हमारे पास क्या है, 5। इसमें जस्ट क्योंकि 1 हमारे पास एलिमेंट है तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है ये। जी, इसके बाद जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी उन्होंने हमें यहाँ कहा हुआ है कि रिपीट करें, लेकिन हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं उसको डिस्कस। तो अब दोबारा डिस्कस करने की बजाय आप उसी को एक दफ़ा दोबारा देख लें जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास देखें, इसका जो ए पार्ट है उसमें लिखा है 4 0 0 4। अब देखें ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास, ये 4 और ये भी 4, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर। मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ अब यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी, ये स्केलर हो गया। अच्छा, अगर हम बी की बात करें, यहाँ पे बी में देखें ये 2 है, ये -1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, हमारे पास जीरोज हैं। डायगोनल एंट्रीज अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके लिए हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट चूज कर लेते हैं, ये डायगोनल हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, थर्ड की अगर हम बात करें तो ये C = 1 0 0 1। तो ये देखें हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज अगर 1 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में भी तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 होती है ना, यानी सेम होती हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायगोनल ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये जो C वाला है इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट डी की बात अगर हम करें तो डी में देखें डायगोनल एंट्री जो है वो 3 है, लेकिन ये 0 है।
तो एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज जो है वो अगर नॉन जीरो हो तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे ये, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी बात अगर हम ई की करें तो 5 में से 3 माइनस करें 2 होता है, 1 + 1 भी 2 होता है। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें इस मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये भी आ जाएगा 1 + 1 2। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना ये हमारे पास सेम है। डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो फिर वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। अगर 1 हो तो यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट भी है स्केलर भी है। यूनिट इसलिए क्योंकि 1 एंट्रीज हैं, ये स्केलर इसलिए क्योंकि सेम एंट्रीज हैं एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा कोई एंट्रीज हो और वो सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है और क्या करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी गई है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। यहाँ पे जस्ट हमने ये 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, ए वाला और डी वाला। लेकिन हमें ये पता तो होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है जी। ये लिखी हुई है यहाँ पे जहाँ आपको कर्सर नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मजीद, ठीक है जी। ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, ए हो तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a। बी होगा तो नेगेटिव बी, सी होगा तो नेगेटिव सी। यानी जस्ट हमने साइन चेंज करके लिखना है वहां पे, ठीक है। अगर प्लस हुआ तो माइनस कर देना, माइनस हुआ तो प्लस कर देना। पहली बात इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग। कैसे हासिल होता है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। हमने हर एक एंट्री का साइन चेंज कर देना है। एक तो सारी एंट्रीज का साइन चेंज करना है, दूसरा जो जिस लेटर से हम डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स को उसका भी साइन हमने चेंज करना है। बस ये 2 चेंज करने हैं हमने, तो वो सारे का सारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये ए का -a हुआ यहाँ पे, ठीक है जी, और ये सारे एंट्रीज के साइन भी चेंज किए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अब हम इसको क्वेश्चन की तरफ चल के सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये ए है, ए का नेगेटिव क्या होगा, -a। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं -a इज इक्वल टू, दूसरा हमने काम क्या करना था कि सारे के सारे एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। तो इसमें एंट्रीज क्योंकि 3 हैं तो थोड़ा सा जो है वो इसमें हम लंबा बना लेते हैं ये वाला जो मैट्रिक्स का साइन है जी। यहाँ पे 1 है, 0 है, -1 है, तो हम जस्ट साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -1, और ये जो 0 है ये 0 ही रहेगा, ये प्लस हो या माइनस हो। और इसी तरह ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास +1, तो ये इसका क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया ए वाला। अच्छा डी की अगर हम बात करें उसके साथ भी हम यही सलूक करेंगे ना। यहाँ आ जाएगा -d। सबसे पहला काम हमने ये किया कि ये साइन चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है कि हर एक एलिमेंट का साइन भी चेंज करना है हमने। तो एलिमेंट्स क्या है, -3, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे +3। 2 है तो इसको हम क्या राइट कर देंगे, -2। इसके बाद -4 है तो इसको हम राइट करेंगे 4। 5 है तो इसको क्या राइट करेंगे, -5, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारे पास डी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स और ये वाला डी का नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। अच्छा अब हम बात करेंगे जी 5 वाले क्वेश्चन की, ठीक है जी। 5 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। लेकिन इसमें कितने पार्ट सॉल्व करने हैं, बी, सी और ई। सिर्फ 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। असल मकसद ये है कि हमें ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन इससे पहले हम फिर दोबारा यही करते हैं कि डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है, ठीक है जी। तो उसके लिए जो है वो हम पहले देख लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन जो है वो किस पेज पे, ये है जी यहाँ पे। मैं इसको मज़ीद हाईलाइट करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको ढूंढने में और देखने में जी। हाईलाइट करते हैं जी हम इसको इस कलर से। ये है जी हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है जी। इसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, एक वो मैट्रिक्स जो कि हासिल होता है बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। कैसे हासिल होता है ये हमें कि इनको, इसमें हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, किसको, रोज को कॉलम्स में, ठीक है। रोज को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम्स में,
और का मतलब होता है या, ठीक है, या जहां आ जाए फिर हमने दोनों में से एक ही काम करना है, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। या तो हम कॉलम्स को चेंज कर दें रोज में, या फिर हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा गिवन मैट्रिक्स का, ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इफ ए इज, आगे एग्जांपल दिया, इसको छोड़ के हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ताकि वहां पे ये बात हमें क्लियर हो जाए मजीद। जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे थे जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बी का ट्रांसपोज लेना है, तो बी में हमारे पास क्या है, R1 रो है ए की सिर्फ, तो इसका ट्रांसपोज अब मैं राइट करने लगा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे इसका साइन होता है जैसे पावर हम राइट करते हैं ना वैसे ही, उधर टी लिख देना है हमने जी। अच्छा, बी का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ये 1 रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये आ रहेगा हमारे पास 5, ये आ रहेगा 1 और ये आ रहेगा -6। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी हमारे पास बी का ट्रांसपोज, ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह अगर हम सी की बात करें, सी का ट्रांसपोज लिखना हो तो इसमें भी हम यही करेंगे कि इसमें जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज में। तो मैं यहां पे ये करता हूं कि यहां राइट करता हूं सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जी, ये आ रहेगा हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, यहां पे 1 राइट कर देते हैं, यहां पे 2, ठीक है। ये सेकंड रो है ये वाली, ठीक है, ये फर्स्ट रो थी, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम बनाया, ये देखें सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 एंड -1, ठीक है। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं जो क्या रहेगा 3 एंड 0, ठीक है जी। ये ट्रांसपोज आ गया सी का। अब ई है हमारे पास, ई का ट्रांसपोज भी लिखना पड़ेगा, वो मैं इधर ही लिख देता हूं यहाँ पे नीचे। तो ये हमारे पास है ई का ट्रांसपोज, ये देखें ज़रा, बहुत ईजी हैं ये पार्ट्स ये वाले, जस्ट डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद करें आप इनकी जी। ई की बात अगर हम करें तो ये 2 और 3 फर्स्ट रो है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ 2 एंड 3, ठीक है जी। इस तरह सेकंड रो है -4 एंड 5, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं जो क्या रहेगा -4 एंड 5, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जस्ट एक पार्ट बाकी रह गया है क्वेश्चन का, वेरीफाई इफ। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो वेरिफिकेशन में हमने दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, ए मैट्रिक्स दिया और बी दिया है, देन वेरीफाई ये करना है कि ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल होता है। दूसरे पार्ट में हमने ये करना है कि बी का ट्रांसपोज लेना है, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेने से वो बी के इक्वल हो जाता है। तो ये देख लेते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक ये वाला। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन किए हुए हैं, तो इसको प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ए हमारे पास है, ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स यहां पे राइट करेंगे जो कि है 1 2 0 एंड 1, ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं अब हम, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा ए ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे हम। ट्रांसपोज का मतलब अभी हमने देखा इसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं हम, तो 1 2, इसके बाद आ जाएगा 0 एंड 1, ठीक हो गया जी। ये हमने ले लिया एक दफा इसका ट्रांसपोज, दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, ठीक हो गया जी। अब पहले ट्रांसपोज लिया, उसके बाद फिर दोबारा हम दूसरी दफा इसका ट्रांसपोज लेंगे अब, ठीक हो गया। ये आपको उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा क्लियरली जी। ये जो फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, अब ये देखें 1 और ये 0, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाते हैं, ये रहेगा 2 एंड 1, ठीक है जी। अगर हम देखें गौर से तो ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है क्या ये ए है कि नहीं है। अभी हम ए को देख लेते हैं, ए क्या है देखें अगर, तो ए है हमारे पास 1 2 0 एंड 1, तो बिल्कुल ये हमारे पास जो हमने अभी फाइंड किया है राइट साइड पे हमारे पास वही वाला मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, ठीक है, ये इक्वल किसके आएगा, ए के। यही हमने प्रूव करना था। यानी इससे हम एक और भी रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डबल हो जाए, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाए, तो उसका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है, यानी ट्रांसपोज ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाता है, आप ये कह लें, ठीक है, शॉर्टली या एमसीक्यूज के तौर पे आपने इसको याद रखना है। तो अच्छा, अब इसी तरह हमने सेकंड वाला पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेना है, बहुत आसानी से ये सॉल्व होने वाला पार्ट है ये भी।
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि बी हमारे पास है, इसको राइट करते हैं 1 1 2 एंड 0, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं अभी हम। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा कि हमने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, 1 1 और इसके बाद 2 एंड 0, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया। फिर बी का डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी जो ट्रांसपोज लिया उस मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं अब हम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना हमारे पास। ठीक हो गया जी। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये बी के ही इक्वल है ना, ये तो यही हमने प्रूव करना था। तो यहां हम राइट करेंगे बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यह रहेगा बी। ठीक हो गया जी। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। इससे भी हमने यही डिडक्ट करना है, या एमसीक्यू के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमें ये पूछा जा सकता है कि अगर हमें ऑप्शन दिया हो कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएं। जैसे अगर ए ऑप्शन है हमारे पास कि ये बी के इक्वल है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया हो कि ये बी ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है जी, और थर्ड वाला ऑप्शन हमें दिया गया हो कि ये हमारे पास नेगेटिव बी के इक्वल है, ठीक है, और हमारे पास एक और ऑप्शन दिया गया हो यहाँ पे कि नो वन या नन, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम डेफिनेटली चूज किसको करेंगे, बी को, ठीक है, जो अभी हमने प्रूव भी किया है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो जाए तो वो सिंपली ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा एमसीक्यू में आ सकता है। ये इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो सारे क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में राइट करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को प्रोड्यूस करने का बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।